बच्चों, प्यारे बच्चों, कल हमने हिमालय की बेटियां पाठ का अध्ययन किया था, जिसके लेखक नागार्जुन जी हैं। उन्होंने हमें हिमालय के बारे में और उनसे निकलने वाली नदियों के बारे में जानकारी दी है। तो कल हमने हिमालय की बेटियां जो पाठ पढ़ा था, आज हम उसके मुख्य जो प्रश्न उत्तर बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले हम उसके जो मुख्य शब्द अर्थ हैं वो पढ़ेंगे। तो मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पाठ का नाम क्या है? हिमालय की बेटियां। लेखक नागार्जुन जी। शब्द अर्थ गंभीर। गंभीर का क्या मतलब होता है बच्चों? गहन विचार। गहन विचार। कौतूहल, जिज्ञासा। विस्मय क्या होता है बच्चों? हैरानी। लक्ष्य क्या होता है बच्चों? उद्देश्य। अतृप्त क्या होता है बच्चों? बिना तृप्त हुए। अधिककाय क्या होता है? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। सरसब्ज, हरी भरी। उपत्काएं, चोटियां। सिर धुनना, विचार करना। श्रेय मिलना, यश मिलना। अगले पृष्ठ पे चलते हैं बच्चों। ख्याल, विचार। झिझक, संकोच। यक्ष कालिदास के पुस्तक का मुख्य पात्र है। बलिहारी, वारी। पट, वस्त्र। अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्य इसके शब्द अर्थ थे, और जो आपको लगता है कि आपको याद नहीं है तो उसे बार बार लिख के याद करेंगे। आगे आ गया बच्चों, खालिस्तान भरो। लेखक ने नदियों की धारा की तुलना डैश से की है। लेखक ने नदियों की धारा की तुलना किससे की है बच्चों? गोद से की है। किससे की है? गोद से की है। निकेतन का अर्थ डैश है। निकेतन का अर्थ क्या है बच्चों? घर। निकेतन का अर्थ घर है। हिमालय का प्रेम पाकर भी नदियां का हृदय अतृप्त है। किसका प्रेम पाकर बच्चों? हिमालय का। पर्वतराज की बेटियों का हाथ डैश ने पकड़ा था। पर्वतराज की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा था बच्चों? कल हमने पढ़ा था सागर ने। किसने पकड़ा था? सागर ने। तो अगला खालिस्तान देखते हैं बच्चों क्या। कालिदास डैश भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के कवि थे बच्चों? कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। बच्चों, अब हम इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं उन्हें करेंगे। प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है बच्चों? कहाँ जाकर नदियों का उछलना कूदना गायब हो जाता है? कहाँ हो जाता है बच्चों? मैदानों में। मैदानों में जाके नदियाँ क्या हो जाती है? शांत हो जाती है और बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। इसलिए कहा है कि कहाँ पे इनका उछलना कूदना शांत हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? मैदानों में। आप नदियों का लक्ष्य किसे मानते हैं? आप नदियों का लक्ष्य किसे मानते हैं? सागर को, क्योंकि आखिर में नदियाँ कहाँ जाके मिल जाती हैं? सागर में मिल जाती हैं बच्चों। उपत्काएँ का क्या अर्थ है बच्चों? उपत्काएँ का अर्थ है चोटियाँ। लेखक ने इस पाठ में सौभाग्यशाली किसे बताया है? लेखक ने इस पाठ में सौभाग्यशाली सागर को बताया है। लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे पुकारा है? लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे पुकारा बच्चों? नदियों को। क्या बच्चों?
हिमालय को किसका ससुर कहा गया है? हिमालय को किसका ससुर कहा गया बच्चों? सागर का, क्योंकि नदियाँ उनसे मिल जाती है ना अंत में, तो इसलिए, क्योंकि हिमालय की बेटियां हैं नदियाँ, तो इसलिए उनको उसका ससुर कहा गया है। नदियों को लोक माता किसने कहा है? नदियों को लोक माता काका कालेलकर ने कहा है। हिमालय की छोटी और बड़ी बेटियों के नाम लिखो। हिमालय की छोटी और बड़ी बेटियों के नाम क्या है बच्चों? रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी आदि हिमालय की बेटियां हैं। पाठ में हिमालय और समुद्र को किसका रूप दिया गया है? हिमालय को ससुर का और समुद्र को दामाद का रूप दिया गया है। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? नागार्जुन उन नदियों को माँ, दादी, मौसी, प्रेमिका, बेटी, बच्ची आदि रूपों में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बच्चों? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई हैं? लेखक ने कहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से उत्पन्न जल की बूंदों से महानदी के रूप में बहती हैं। क्या कहा लेखक ने इसमें बच्चों? लेखक ने कहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का निर्माण मतलब पैदा कैसे होती है? हिमालय पर जमे बर्फ पिघलने से जब छोटी छोटी नदियों की धाराएं, पानी की धाराएं मिल जाती हैं और वो जब समतल मैदान में पहुंचती हैं तो वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, जो हिमालय की जमी बर्फ से पैदा हुई होती हैं। इन्हीं जल की बूंदों से महानदी के रूप में बहती हैं। ये नदियाँ अत्यंत विशाल हैं। ये नदियाँ बहुत बड़ी हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु बहुत बड़ी नदियाँ हैं। इन्हें महानदी कहते हैं। इनका नाम क्या है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र महानदी। इनका विशाल रूप होता है। ये बहुत चौड़ाई में बहुत ज़्यादा होती हैं। ये नदियाँ अत्यंत विशाल हैं। लेखक को लगता है कि हिमालयी नदियों का पिता और सागर इनका पति है। लेखक को क्या लगता है कि हिमालय इनका पिता और सागर इनका पति है। तो प्यारे बच्चों आगे क्या है देखिए। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो आप सोचिए एक बार कि क्यों कहा है। क्योंकि नदियों से हमें पीने के लिए जल मिलता है और जल से ही आगे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। जल सिंचाई के काम आता है, पीने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है और बहुत से काम हैं जिनके बिना, पानी के बिना वो काम अधूरे हैं। तो क्या इसका उत्तर बच्चों देखें। क्योंकि इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों का आधार नदियों का जल है। सभी प्राणियों का आधार नदियों का जल है। इनके जल से फसलें उगाई जाती हैं। अगर पानी नहीं होगा तो बच्चों फसलें कैसे उगेंगी? खेतों में पानी नहीं आएगा तो सब फसलें सूख जाएंगी। तथा यह पानी पीने के काम आता है। इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। लोक माता इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार से माता, हमारी माता हमारा पालन पोषण करती है, हमें खाने पीने के लिए सामान देती है, उसी प्रकार से नदियाँ भी खेतों में जाती है, जिसकी वजह से अनाज उगता है और पीने के लिए पानी देती है। ये भी हमारा पोषण उसी प्रकार से करती है जैसे माता हमारी माँ करती है, और ये भी हमारा पोषण करती है। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा पाठ में
लेखक नागार्जुन जी ने किन किन की प्रशंसा की है बच्चों? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की सुंदरता तथा नदियों तथा इसके साथ सागर की भी प्रशंसा की है। तो बच्चों किस किस की प्रशंसा की है इसमें लेखक ने? हिमालय की, समुंदर की, हिमालय की सुंदरता की, नदियों की और सागर की प्रशंसा की है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ था, जिससे हमें बहुत सी बातों का पता चला। प्यारे बच्चों, इस पाठ को एक बार आप घर पे भी पढ़ेंगे और जो हमने आज इसके प्रश्न उत्तर करवाए हैं, शब्दार्थ करवाए हैं, उन्हें आप याद करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।